नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम चल रहे हैं गोदली क्लास 9 की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या हो जाएगा? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ये चैप्टर का नाम हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? एक है 1884, 1984, 1774, 1947। तो जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म होगा वो 1884 ऑप्शन सही हो जाएगा। 1884 में इनका जन्म होगा। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म पहली चीज तो बिहार में हुआ था। बिहार के सारण में हुआ था। बिहार के सारण में हुआ था और सारण के जीरोदेई गांव में हुआ था। जीरोदेई गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। स्टेट हो सकता है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और ये इनका विलेज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे कौन सा जिला हो जाएगा? तो सारण जिला में हो जाएगा इनका जन्म। सारण जिला में इनका जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो अभी आपने पीछे क्वेश्चन क्या देखा था कि इनका जन्म कब हुआ था? तो यह था 1884 ईस्वी में। अब आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो क्या 1 मार्च 1946 था? क्या 28 फरवरी 1963 था? क्या 1 मार्च 1946 था? या फिर 14 जनवरी 1987 था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 फरवरी 1963। 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये पॉइंट आप लिखते रहिए, एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सीआरटी के क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आपकी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक है, बाकी आपकी मर्जी। सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? तो क्या वो आरा था, छपरा था, सारण था या जीरोदेई था? तो जीरोदेई में तो उनको पैदा हुए थे। सारण तो जिला था। छपरा और आरा में आप क्या देखोगे? तो इन्होंने सबसे पहला जो नामांकन किया था वो छपरा में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल में हुई थी? तो हाई स्कूल में हुई थी सबसे पहली पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उनका जन्म किस गांव में हुआ था? अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, जीरोदेई गांव में हुआ था। जीरोदेई गांव में बिहार के सारण जिले में। उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम इनके महादेव सहाय था। बस आप डायरेक्ट ये ध्यान रखिए और क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाएगा कि महादेव सहाय इनके कौन थे? पिता, पुत्र, भाई, ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो महादेव सहाय इनके पिता थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके पिता कौन थे? महादेव सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? तो क्या हिंदी थी, अंग्रेजी थी, फारसी, संस्कृत थी या अरबी थी? तो फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। कहानी ये थी कि इनके पिता जो थे, इनके जो पिता थे महादेव सहाय, तो महादेव सहाय जो थे यही फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे और इनकी बदौलत ही राजेंद्र प्रसाद में भी फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वे किसके शौकीन थे? मतलब राजेंद्र प्रसाद किसके शौकीन थे? तो इसमें पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहलवानी और घुड़सवारी के वो शौकीन थे। नेक्स्ट है, हाई स्कूल में किस दर्जे तक रखे गए थे? इसमें ऑप्शन बी मारोगे, 8वें दर्जे तक रखे गए। हाई स्कूल में किस दर्जे तक? तो 8वें दर्जे तक वो रखे गए थे। आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में हम लोग करेंगे ताकि हमें समय से पहले अपना सिलेबस खत्म करके इसको रिवीजन मोड में भी ला सकें। वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? वार्षिक परीक्षा में इनको प्रथम स्थान मिला था, आपको ध्यान रखना है। वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान मिला था। विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से वो क्या हो गए थे? तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वो प्रसन्न ही होंगे। ये चीज कॉमन सेंस की है। अब आपको अगर ये पता होगा कि इनका प्रथम स्थान आया था तो ये खुशी होंगे या प्रसन्न होंगे। उसके बाद में देख लो, उसके बाद में क्या लिखा है कि प्राचार्य ने उनको कैसी पदोन्नति दी? तो ये है एक दोहरी लिखा है। ठीक है, दोहरी, पहली, तीसरी, चौथी, तो इनको दोहरी पदोन्नति मिल गई थी। मतलब वो ज्यादा अच्छे नंबर आते तो इनको दोहरी पदोन्नति, ऐसा या सीआरटी की बुक में मेंशन है और एग्जाम में ऐसा ही टू दी पॉइंट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बस दोहरी पदोन्नति याद रखना है। वे किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? तो किस वर्ष पास की थी? क्या वो 1902 था, 1903 था, 1904 था या 1906 था? तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1902 हो जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा ये 1902 में पास करेंगे। ये आप लिख लीजिए, मैट्रिक 1902। नेक्स्ट, कि मैट्रिक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? यहां पर भी जब स्थान की बात आएगी तो इनका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया था। उसके बाद में मैट्रिक की परीक्षा में कौन से विद्यालय से किए थे? तो भैया एक विद्यालय है नालंदा, एक है साइंस कॉलेज, एक है वीर कुंवर सिंह और एक है कलकत्ता। तो जो मैट्रिक की परीक्षा थी
वो ये करेंगे कलकत्ता विद्यालय से पास। ठीक है, 1902 में आपको पता है वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने थे, तो ये क्या ये 1911 था, तो आपको पता है 1902 में इन्होंने वो किया था। अब इनमें से 1911, 12, 13, 14 में कलकत्ता के वकील कब बनेंगे, तो आप मार दोगे कि 1911 में ये कलकत्ता के वकील बन जाएंगे, 1911 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो 1916 ईस्वी में कलकत्ता करने वकालत करने के लिए वो कहाँ गए थे, तो वकालत करने के लिए वो कहाँ चले जाएंगे, क्या वो पटना था, आरा था, बक्सर था या सारण था, तो आप देख लोगे कि वकालत करने के लिए ये जाएंगे पटना। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, पहले चैप्टर में जो पहले डिस्क्रिप्शन लिखा होता है लेखक परिचय, उसमें लिखा है कि ये वकालत करने के लिए पटना चले गए थे, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे संविधान सभा के कौन से स्थायी सदस्य रहते हैं, आपको ये जीके का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि प्रथम स्थायी सदस्य रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अच्छा यहाँ पे जीके का क्वेश्चन है कि प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे, तो आपने देखा होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, भारतीय गणतंत्र कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ, मतलब ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हुए थे, तो प्रथम राष्ट्रपति तो थे राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति ही तो थे। ध्यान है कि नहीं ध्यान है आपको, ये छोटे क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी, तो आपकी ये बुक में लिखा है बंग भंग आंदोलन, आपको ध्यान रखना है। अब ये कब हुआ था आपको पता होगा, 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना करी थी, तो उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस है, झारखंड कॉन्फ्रेंस है, या कोई नहीं है, या बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, और यही सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से, तो आप ये दो नाम याद रखोगे, एक तो सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरा महेश नारायण, इन दोनों का सहारा पाकर ही इन्होंने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी। इस पाठ में किस तत्कालीन किस व्यवस्था की झांकी प्रस्तुत की, यहाँ पे झांकी है, झांकी प्रस्तुत या की गई है, झांकी पेश करते हैं, तो शिक्षा विधा महानता या गौरवगाथा, तो यहाँ पे शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा की झांकी पेश करती है। उसके बाद में हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विधा केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो कौन सा स्वरूप है भैया, हमारा महानतम स्वरूप दिखाई पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का आपको पता होगा कि हमारे वहां विदेशों से लोग पढ़ने तब आते थे, ये तो बाद में कुछ ऐसी राजनीति और ऐसी कुटिल नीतियों के चलते हमारा भारत देश शिक्षा के मामले में आज थोड़ा सा पीछे देखा जाने लगा है, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो महान रहा है शिक्षा को लेकर के, आप सब भी भली भांति इस तथ्य से परिचित हैं। कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए हैं, तो यहाँ पे नालंदा की बात करेंगे। नालंदा जो है इतिहास की गौरव गाथा को समेटे है कि जब उसमें आग लगाई जाती है तो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक वो ऐसे धुनु करके जलती रहती हैं, वहां की किताबें कहाँ पे। सोचो उस समय में जब विश्व पढ़ना लिखना सीख रहा था, हमारे वहां इतने पुरातन पुरातन ग्रंथ पाए जा रहे थे। ठीक है, तो इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा वर्णन जो है ये नालंदा में किया गया था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, ये तो राष्ट्रपति थे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है, तो 7 मील दूर पर क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है कि राज दरबार है कि राजगृह है, ये क्वेश्चन आपकी सीआरटी से निकाला गया है कि वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर क्या था, तो 7 मील दूर की जब बात करेंगे, 7 मील दूर राजगृह, राज दरबार, ऐतिहासिक स्थल, इनमें से कोई नहीं, तो राजगृह हो जाएगा। 7 मील दूर, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा। वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है, राजगृह, बस इतना आपको ध्यान रखना। नालंदा के खंडार प्रदेश के किस जिले में है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको, बस ध्यान कुछ नहीं रखना, नालंदा अगर यहाँ पे है तो नालंदा यहाँ पे सही है। नालंदा के खंडार नालंदा में है क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले में नालंदा भी एक जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस सम्राट के समय युआन चांग इस देश में आया था, किस सम्राट के समय युआन चांग इस देश में आया था। चलो अच्छा, आप में से कोई सचिन इस वीडियो को देख रहा है तो उसका आंसर करेगा कमेंट में, मैं देखूंगा कोई सचिन देखता है क्या। चलो वैसे ऑप्शन इसका हो जाएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हो जाएगा, युआन चांग इस देश में आया था। तो हर्षवर्धन के समय में युआन चांग इस देश में आएगा, इस देश में मतलब भैया हमारे भारत देश में युआन चांग हर्षवर्धन के समय में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नालंदा की तंत्र विद्या में कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे, तो भैया नालंदा की तंत्र विद्या में कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे, तो ये यहाँ पे कमल जीत नहीं होगा, कमल सील होगा। क्या होगा, कमल सील, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लोगे। ठीक है, कमल सील जो थे तंत्र विद्या
कि ये प्रमुख आचार्य थे और ये तिब्बत गए थे। कमलजीत गलती से लिख दिया है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? अब साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? देखो, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? क्या कला था, संगीत था, बोधगया था या तर्कशास्त्र था? तो आप देखोगे यहाँ पे कला ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। कला का भी नालंदा एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था तत्कालीन समय में। ठीक है। महावीर के नालंदा में कितने दिनों तक वर्षा वध नहीं है, यहाँ पर भी ये क्या लिखा है, वर्षावास। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावास किया था? तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्ष तक वर्षावास किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कोई अगर अमित देख रहा है तो वो देगा। अमित देख रहा है तो वीडियो में आंसर करेगा कि नालंदा में कितने दिनों तक उन्होंने वर्षावास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? मगध की प्राचीन राजधानी, अच्छा आपने इसमें पढ़ा होगा राजगृह ऐसे करके या राजगीर, ठीक है, लेकिन नाम व्यवहार था राजगृह एक जगह थी, ये जगह थी, ठीक है, ये जगह थी, व्यवहार इसका नाम था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कहां पर बसी थी? तो अभी मैंने आपको बता दिया गिरिब्रज या राजगृह जो भी, तो गिरिब्रज में ये राजधानी बसी थी मगध। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी थी? तो आप देख लोगे तो 4 पर्वतों के बीच में बसी थी। ये आपकी एससीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाहियान कहाँ का यात्री था? फाहियान, तो फाहियान चीनी यात्री था, आपको याद होगा और बहुत अच्छे से याद होगा। फाहियान चीनी यात्री था, ठीक है। तो फाहियान कहाँ का यात्री था? तो फाहियान चीनी यात्री। अच्छा एक क्वेश्चन पीछे भैया, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच थी? तो ये 5 पर्वतों के बीच में थी। हमसे बहुत ही भारी मिस्टेक हुई है, हमने सबका करियर खराब कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने तुरंत सुधार लिया है। 5 होंगे 4 नहीं, दोबारा बोल रहे हैं 5 होंगे 4 नहीं। अब मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच थी? तो 5 पर्वतों के बीच। अच्छा अब ये क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएगा क्योंकि मैंने मिस्टेक करी, मैंने तुरंत इंप्रूवमेंट कर लिया। अब आपको याद होगा सर जी ने इसमें मिस्टेक कर दी थी, 4 नहीं 4 बता दिया था। कितने थे? 5 थे, याद हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो चीनी तो हो ही चुका, फाहियान कहाँ का यात्री था। फिर नालंदा किसके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है? तो आप ये बताओ, जब परिनिर्माण की बात आएगी, जब जन्म की बात आएगी, तो क्या वो भगवान महावीर हो जाएंगे, क्या सारिपुल का हो जाएगा, सम्राट अशोक का हो जाएगा या चाणक्य का हो जाएगा? तो ये सारिपुल का इसमें ऑप्शन सही है आपकी एससीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एससीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सारिपुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? बौद्ध धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन, वैदिक धर्म दर्शन या सिख धर्म दर्शन? अब आप यहां बताएंगे तो आपका नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म से जुड़ा था? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा था भैया नालंदा। बच्चे को भी पता होगा कि नालंदा बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं, तो बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा बेचारा क्या था? नालंदा एक शांति स्तूप था बुद्ध के समय। जो बुद्ध भगवान बुद्ध थे इनके समय में नालंदा एक बुद्ध स्तूप था, आपको याद रखना है, शांति स्तूप था, शांति स्तूप था, शांति स्तूप था। अब ये किसके समय था? बुद्ध के समय। अब ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के समय क्या था, शांति स्तूप, और शांति स्तूप किसके समय था? बुद्ध के समय में। नेक्स्ट है आपका कि महावीर और मक्खल पुत्र गोसाल, यहाँ पे मेखली पुत्र जो लिखा है मक्खल पुत्र गोसाल आपने पढ़ा होगा कि भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो किस उपग्राम में हुई थी? तो आप बोलोगे तो यहाँ पे नालंदा में ही इन दोनों की एक तरह से मुलाकात हुई थी। किसकी? महावीर और मक्खल पुत्र गोसाल की। नेक्स्ट, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन सबसे बाद में आया है, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, बस आंसर आपको राजेंद्र प्रसाद मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो आता है भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसको भी बहुत पहले आना था, वो भी बहुत बाद में आया है। और आपको पता है जैसे अभी पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कहानी का प्लॉट, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहानी प्लॉट के लेखक कौन थे, क्या शिवपूजन सहाय थे या कोई दूसरा था, ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ये हमारा निबंध है, किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है? तो भैया भारत के ही गौरव गाथा को तो समेटेगा। नालंदा कहाँ पे है? बिहार में। बिहार कहाँ है भारत में? ऐसे तो लॉजिक लगाएंगे। चलो नेक्स्ट है कि नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है?
तो नालंदा महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में या मध्य प्रदेश में कहाँ है? अभी बताया भैया, नालंदा जो आपका ये बिहार है, ये बिहार में ही नालंदा पाया जाएगा। ये बिहार स्टेट में नालंदा। एक बिहारी सब पर भारी, क्यों भारी? नालंदा वहां पे पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये सीआरटी से है। ये मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके उदार दान से हुआ था। तो सम्राट अशोक के जी नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के जी नहीं, भामा शाह के जी नहीं, यहाँ की जो जनता थी इसके दान से ये हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि चैप्टर आपको समझ में आ रहा है। युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, किसकी है? राम की, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की या भगवान श्री कृष्ण की? तो आप बताओ मुझे कि युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है राम की, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की या भगवान श्री कृष्ण की? तो आप बताओ, ये जो नालंदा था ये किसकी भूमि थी? ये भी पीछे हम लोग पढ़ के आए, किसकी? बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध की तो भूमि होगी। किसने कहा था? युआन चांग ने। अब इसको दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि किसने कहा था, किसने कहा था, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि क्या कहा था, क्या कहा था। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो जब किसने कहा जाए, किसने कहा था पूछा जाए, तो आप बोल दोगे युआन चांग, युआन चांग। और क्या कहा था, तो आप बोल दोगे कि भगवान यह जन्मभूमि, यह जन्मभूमि, यह जन्मभूमि भगवान बुद्ध की है। ठीक है, यह जन्मभूमि भगवान बुद्ध की है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, यहाँ पे आज का जो आपका सेकेंड चैप्टर था कि नालंदा से रिलेटेड जो चैप्टर आपका आया था, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त होता है। इसके हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो भी चैप्टर होगा बहुत ही जल्दी आपको उसकी भी वीडियो मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आगे की वीडियो भी देख सकते हो। एससीईआरटी के ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर से आगाह कर रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी है। हाथ और मेहनत सारी कुछ आपकी है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना अपने हाथों से कलम को घिस सकते हो। अगर आप ठीक से कलम घिस लोगे तो टीजीटी, पीजीटी जैसी जॉब आपके हाथों में आ जाएगी। कितना जल्दी ज्वाइनिंग करा रहे हैं ये आपने देख लिया पिछली भर्ती में। बिहार बहुत ही तेज शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है, ये काबिल तारीफ है। और आप सबको भी इस बात के लिए और इस एग्जाम के लिए अपने आप को बिल्कुल झोंक देना चाहिए। जो भी जहां से भी जैसा भी कंटेंट मिल रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आप उसको जल्दी से जरूर ले लीजिए। हम इसको इतनी स्पीड में क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें आपके एग्जाम से पहले एससीईआरटी, एनसीईआरटी सारा कुछ सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी मैंने ली है और ये काम चलता रहेगा। अगर मेरी क्लास नहीं हो पाती है तो भी एससीईआरटी की क्लास होगी, हमारे टीचर्स क्लास लेंगे, बट ये श्रृंखला नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।